हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली थी। इसकी डेफिनेशन में स्पेशली हमने एक बात करी थी कि बैंक्स क्या करते हैं। ऑब्वियसली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये लोग भी शेयर्स खरीदते हैं। पता है आपको, बैंक्स भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं क्योंकि उनका भी मोटिव ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है बच्चों, इसके प्राइमरी फंक्शंस में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स था। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में भी 3 कंटेंट थे, एडवांसिंग ऑफ लोन्स में भी 3 कंटेंट थे। लॉन्ग टर्म लोन्स के रिगार्डिंग स्पेसिफिक बैंक्स होते हैं जो मतलब इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं लॉन्ग टर्म। अदरवाइज शॉर्ट टर्म लोन्स, डिमांड लोन्स एंड कैश क्रेडिट, ये था हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये सब मैं आपसे अभी, और ये मैंने आपको मना किया था कि ये सब नहीं करना आपने। सेकेंडरी फंक्शंस, मनी क्रिएशन का हमने ये सारा प्रोसेस किया था। और जो नहीं बेटा, मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई थी इसके अंदर। उसके बाद हम लोगों ने ये भी एक बार फिर भी आपको दिखा देती हूँ। हमने क्या किया था कि इनिशियली अगर किसी पर्सन ने 1000 रुपीज डिपॉजिट करे और LRR अगर सेंट्रल बैंक ने 20% का डिसाइड कर रखा है, इसके अंदर LRR के अंदर आपका CRR एंड SLR दोनों है। ठीक है, तो मतलब बैंक्स के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि वो 20% तो पैसा उनको होल्ड करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो प्लस कैश रिजर्व रेशो। 800 किसी और पर्सन को लोन दे दिया, उस पर्सन ने जाके मार्केट में खर्च किया। मार्केट में खर्च किया तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं, ये एजम्पशन होती है हमारी कि सारी पेमेंट्स कहाँ से रूट थ्रू हो रही हैं, पेमेंट हो चाहे रिसिप्ट्स हो, वो कहाँ से रूट थ्रू हो रही हैं? बैंक्स के थ्रू रूट थ्रू हो रही हैं, चेक के थ्रू ही सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आ रही हैं। ठीक है बच्चों, और पूरा बैंकिंग सिस्टम एक यूनिट में ले लिया हमने, बैंक। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आएगा, और ये क्वेश्चन आपका अभी पीरियोडिक हो चाहे हाफ ईयरलीज हो, उसमें भी जरूर 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 आएगा। ठीक है, अब 800 के अमाउंट से एक और अकाउंट खुल गया है बच्चों बैंक के पास। ठीक है, 800 के अमाउंट से एक और बैंक अकाउंट खुल गया। उस 800 में से फिर 80% ये लोग लोन दे सकते हैं। उस 800 का 20% इनको अगेन रिजर्व करना पड़ा। 640 थर्ड पार्टी को इन्होंने लोन दे दिया, तो वो 640 फिर से मार्केट में आ गया, फिर से एक और नया डिपॉजिट अकाउंट खुल गया। तो 640 में से भी फिर 80% सेव हो गया, सॉरी लोन में चला गया, और 20% सेव हो गया। फाइनली ये प्रोसेस, ये बात लिखना बहुत मैंडेटरी है कि ये पूरा प्रोसेस आकर कहाँ पर रुकेगा, जहां पर हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो डिपॉजिट का क्रिएशन, इनिशियल कैश रिजर्व जो है वो कैश रिजर्व जब इनिशियल 1000 के इक्वल आ जाएगा तो तब। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर ये डिसाइड कैसे होता है कि ये 5000 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है, मनी मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि वो 1/LRR होगा। अभी जैसे यहाँ पर 1/20% था, तो मतलब 100/20, तो 5 टाइम्स। इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 था तो उससे 5000 बन के काम खत्म हो जाएगा। जब 5000 होगा हमारे पास, तब उस केस में लोन कितने गिवन होंगे? 4000। थोड़ा सा स्पेस दे देना बीच से। और रिजर्व्स कितने होंगे बच्चों? 1000 के। ठीक है बच्चों, ये मनी मल्टीप्लायर भी मैंने आपको बता दिया था वैसे। ठीक है, तो अब हमारे मनी मल्टी थोड़े से फॉर्मूलाज इस बुक में न्यू एडिशन में इन्होंने लिखकर दिखा दिए हैं कि फॉर्मूलाज एसोसिएटेड टू क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। और आपको ये भी क्वेश्चन दे देते हैं कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन या टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड कितना होगा। इनिशियल डिपॉजिट मतलब वो आपका 1000 वाला, ठीक है, 1000 वाला आपका इनिशियल डिपॉजिट था, मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना निकला था? 5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल डिपॉजिट? 5000 रुपीज। ठीक है, या और टोटल क्रेडिट क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR ऐसे कर लो चाहे, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही 1/LRR है। ठीक है ना, इसमें तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। और कभी अगर इनिशियल डिपॉजिट निकालना हो तो इनिशियल डिपॉजिट निकालने के लिए आपका टोटल डिपॉजिट अपॉन में मनी मल्टी, ऊपर नीचे कर रहे हैं बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। मनी मल्टीप्लायर निकालना हो तो टोटल डिपॉजिट अपॉन में इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो ये सब पर स्टार भी लगा लो कि ध्यान रहना चाहिए। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स के कितने क्रिएट होंगे? प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स टोटल। ठीक है, जितना सेकेंडरी डिपॉजिट्स कौन से वाले हैं कोई मुझे बताएगा यहाँ पर? एक सेकेंड सब चुप रहेंगे। स्माइली, इनिशियल डिपॉजिट कितना है बेटा हमारा इस टेबल में है? और सेकेंडरी डिपॉजिट्स सब चुप रहेंगे।
आप बताओ ना, उस दिन भी मैंने आपको बताया था। सेकेंडरी डिपॉजिट कितना है? 500। पुष्कर कितना? सेकेंडरी डिपॉजिट 500। संचित? टोटल सेकेंडरी डिपॉजिट भावन? करण? गौरिका? अंश? आरव? नहीं, अब आपका नंबर गया। सुहानी? हरजस? पावनी? याचना? द्विती? पार्थ? 4000। दक्ष ने बोला है, बस सिर्फ दक्ष ने बोला है। नहीं, आपने उसका सुनकर बोला है, ठीक है। देखो, ऑब्वियसली भाई 1000 का इनिशियल डिपॉजिट है, इन टोटल डिपॉजिट कितना बन गया? 5000। तो इस एग्जांपल में इनिशियल डिपॉजिट वाज 1000 और बाकी इन राउंड्स में, अभी और भी तो राउंड आने हैं बच्चों, वो 512 भी नेक्स्ट राउंड में जाएगा। इन टोटल डिपॉजिट हमारा 5000 बन जाएगा। तो इसका मतलब सेकेंडरी डिपॉजिट कितना है? 4000। समझे? तो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट मतलब हमारा 1000 रुपए प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब 4000। उस 1000 से हमने 4000 और जो बना लिया वो हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट है। और टोटल डिमांड डिपॉजिट कितने बन गए हमारे? 5000। ठीक है बच्चों? ओके। इसके बाद देखो सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक डेफिनेटली पूरे कमर्शियल बैंकिंग के सिर पर बैठा हुआ बाप, ठीक है। सारी उनकी एक्टिविटीज, हाँ, इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, ठीक है। सारी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम का जो ध्यान रखना, उसको सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, लाइसेंसिंग देना, मर्जर को देखना, वाइंडिंग अप को देखना, ये सारे काम कौन करेगा? ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक करेगा। आप गूगल कर सकते हो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप गूगल कर सकते हो। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी, मतलब टॉप पोजीशन पर, ठीक है। दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स। ये टर्म्स याद रखना, ये कीवर्ड्स हैं। ये ब्लैक बोल्ड वाला तो सारा अच्छे से करना ही होता है तुम लोगों ने। कंट्रोल भी करता है, ऑपरेट भी करता है, रेगुलेट भी करता है, एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। पूरा मॉनेटरी स्ट्रक्चर, सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, मॉनेटरी स्ट्रक्चर पूरा। और भी जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, लाइक मन्नपुरम गोल्ड लोन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुथूट फाइनेंस, ये सब करके, तो ये सब भी जो गोल्ड लोन देते हैं, और अदर भी जो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर भी कौन नजर रखता है, कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है बच्चों। एपेक्स बॉडी क्यों है, सुप्रीम बॉडी क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ऊपर बैठा है, ठीक है, इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1930। आपको याद है एक आपको बिजनेस स्टडीज में 11th में सर ने कराया होगा, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, आई थिंक, है ना? तो वो एक स्पेशल एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश होती है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस, उसी में ही हमारा आरबीआई भी एस्टैब्लिश हुआ था, स्पेशल एक्ट के अंडर, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ था। और एक्ट इसका कब पास हुआ था? 1934 में एक्ट तो पास हो गया था, पर स्टार्ट ये कब हुआ था? 35 में जाकर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्ट कौन सा? स्पेशल एक्ट। ये भी हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है, यही था ना नाम बच्चों वहां पर बिजनेस स्टडीज में, है ना पार्थ? एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, कुछ ऐसा ऐसा भी होता है ना। हाँ, एक गवर्नमेंट कंपनीज भी होता है, यस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, वैसे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में आरबीआई है, यूके का क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड है, एंड यूएसए का फेडरल रिजर्व सिस्टम। देखो, एक टाइम पर आप लोगों को याद होगा 50-50% करके 2 बारी बोर्ड हुए थे, ठीक है। तो वो जो पहला बोर्ड था उसमें एमसीक्यू था, तो तब हमने ये
एक एक चीज करी थी कि पता नहीं भाई क्या दे दें, ठीक है, पर आई नहीं थी ऑल दो, पर करी थी। तो आपको अगर ध्यान रखना हो तो रख लेना, क्योंकि ये जितना भी जो बॉक्सेस इंपॉर्टेंट होंगे और जो एनसीईआरटी में होंगे वो सब मैं आपको बोल दूंगी कि आपको करने हैं, सारे नहीं करने। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट फंक्शन इज करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। ऑब्वियसली करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू का मतलब क्या है? करेंसी को इशू करने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होता है। अगर सारे कमर्शियल बैंक्स को इसका राइट दे दिया जाए ना बच्चों, तो किसी को विश्वास भी नहीं होगा। अभी इतने नोट उठा उठा के लाइटों में हम देख रहे होते हैं, ठीक है ना, जबकि एक सिंगल अथॉरिटी है, तब भी हमें लगता है कि फेक तो नहीं है। फिर अगर हर कमर्शियल बैंक प्रिंट करने पर स्टार्ट हो गया तो कई लोगों के हाथ में उसकी अथॉरिटी राइट्स चले गए, तो फिर तो हम लोग यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहेगी, ठीक है, किसी के पेपर की क्वालिटी क्या, किसी के पेपर की क्वालिटी क्या। वैसे तो देखो लेना तो सेम ही पड़ता है, पर पता नहीं कब क्या धोखाधड़ी स्टार्ट हो जाए, स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो रिलेशन जनता का एक कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वही सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ होता है। जनता अपने डिपॉजिट भी, पब्लिक ऑब्वियसली अपने डिपॉजिट करा सकती है और लोन ले सकती है। सेम कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक में अपना पैसा सरप्लस फंड्स को डिपॉजिट भी कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ऑब्वियसली बैंक, सभी बैंक्स के ऊपर कौन नजर रख रहा है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। और सुपरविजन कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी का भी एग्जाम है और उसमें ये आ रहा है, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में उनके एग्जाम में यही ये वाला फंक्शन अलग से पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं एक बार इनकी एक्सप्लेनेशन पर। पहला था करेंसी अथॉरिटी, और यू कैन से कि बैंक ऑफ इशू। करेंसी को इशू करने का राइट सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी of issuing currency in the country. In India, RBI has the sole right to issue the paper currency notes, except 1 rupee notes and coins, which are issued by Ministry of Finance. यार मैंने ना पहले जब नीचे नीचे तो मैंने 1 रुपी का नोट रखा हुआ है, आप देखोगे उसके ऊपर ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब ये सारे 1 रुपी नोट्स और सारे कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। इसके अलावा बाकी सारे पेपर करेंसी नोट्स 5 का, 10 का, 20 का, 50 का आरबीआई इशू करता है, ठीक है। द 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, ये भी ध्यान रखना, ये 1 मार्क में भी आ जाता है। 1 रुपी के नोट पर सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वाइल अदर करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई। गवर्नर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कभी कोई, पर गवर्नर ऑफ आरबीआई के ही सिग्नेचर होते हैं उस पर। हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं, अथॉरिटी तो अब उसके पास। बेटा तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल चेंज होती है तो मतलब वो ये थोड़ी ना कर देंगे कि भैया नहीं प्रिंसिपल चेंज हो रही है तब भी सिग्नेचर पुरानी प्रिंसिपल के होंगे। बेटा ये तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, रातों रात भी हटा दिया जाता है, डिमोनेटाइजेशन में देखा नहीं था। हाँ सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, ये थोड़ा ना कि गवर्नर चेंज हो गया तो पुराने नोटों की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज मॉनेटरी लायबिलिटी। मॉनेटरी लायबिलिटी का मतलब क्या है? किसी के पास अभी है नोट? एक नोट देना मुझे जरा, है किसी के पास कोई भी नोट नहीं है इस टाइम? होगा जरूर। हाँ हाँ अभी वापस दे दूंगी। देखो बच्चों, इस पर तुम लोगों ने कभी ध्यान से पढ़ा? इस पे ये लोग लिखते हैं आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। इस पे लिटरली, हाँ, आई प्रोमिस टू पे द बियरर, मतलब बियरर कौन? जो इसको होल्ड किए हुए है, उस पर्सन को मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 100 रुपए दूंगा। मतलब अगर कल को कि होता है ना, कई बार हम लोगों को शक होता है कि यार हम पैसा इतना लेके तो बैठे हुए हैं, कल को अब है तो कागज ही, कल को हमें इसके बदले में कहीं कुछ ना मिले, तो आरबीआई का गवर्नर इस चीज का प्रॉमिस करता है कि आप इसको लाओ आरबीआई में, अगर आपको शक हो रहा है आप आरबीआई में लाओ, आप इसके बदले में कोई भी किसी मतलब आप कोई मेटल लेना चाहते हो, सिल्वर लेना चाहते हो, गोल्ड लेना चाहते हो, तो उतनी सेम वैल्यू का आपको गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये किस, हर नोट पर लिखा होता है ना बेटा, इसलिए आप का नाम लास्ट वीडियो में बताया गया, किसका था? सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है।
ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड, एक्चुअली उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है टू बैक द करेंसी विद एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू टू एनहांस द पब्लिक का कॉन्फिडेंस इन पेपर करेंसी। अदरवाइज तो हमें कई बार लोग करके भी देखते हैं, पता है तुमको रियल लाइफ में, कि करके देखें जरा सेम वैल्यू के एसेट हमें गोल्ड वोल्ड मिलता है कि नहीं मिलता। कोई बावरा कर भी लेता होगा, नहीं भाई है तो कागज ही, क्या वैल्यू है इसकी, ये रख दीजिए आप या पहन लीजिए। एसेट में नॉर्मली वही कॉइन्स ले लो, सिक्योरिटीज, डोमेस्टिक गवर्नमेंट की लोकल करेंसी शेयर्स वगैरह, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कि अगर नोट इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास है, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, एक तरह के नोट ही होंगे। वैसे तो देखो अब गंद मचा पड़ा है इस टाइम पर, पहले सच में ये था कि कभी ये गुलाबी सतरंगी ऐसे ऐसे नोट देखे थे, हमारे बचपन से तो एक ही तरह का नोट चल रहा था भैया, अलग से तो वो वही वहीं से कहानी सारी शुरू हुई ना। अच्छा 100 रुपए नहीं होते थे हमारे बचपन में, तो हमारे टाइम पर वो 10 रुपए का नोट का कलर सारा टाइम सेम ही होता था, 20 रुपए का सेम ही होता था। अब आज की डेट में सच में हमारी रानी जब ये नए नए नोट आए ना सतरंगी से, वही कंफ्यूज हो जाती थी, 20 रुपए की जगह किसी को उठा के 200 रुपए दे देती थी। ठीक है कि ये बे- बेटा वो पढ़ा लिखा होना भी जरूरी होता है ना फिर उसके लिए, नहीं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है नोट सर्कुलेशन में अगर एक ही को अथॉरिटी दोगे, और दूसरा सेंट्रल बैंक को ये पता है कि कितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में हो रखी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को थोड़े थोड़े टाइम बाद ना बच्चों मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करना पड़ता है। किस टाइम बाद, इन सब बच्चों को तो 7, 8, 9 चैप्टर कराते हुए मैंने कराया है, किस किस सिचुएशन में मनी सप्लाई कौन लोगों को रेगुलेट करना होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस स्माइली, आपको पता था, क्योंकि आपने तो पढ़ना ही नहीं ना। चैप्टर 7 का टेस्ट है सैटरडे को, 7, 8, 9 इकट्ठा नहीं दे रही, सिर्फ 7 दे रही हूँ। ठीक है, सैटरडे। ठीक है, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द मनी पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। क्योंकि वो लोग इशू कर रहे हैं तो उनको पता है ना कि इन टोटल कितनी करेंसी इशू हो चुकी है, चाहे वो लोगों ने दबा रखी है घरों में, वो बात अलग है, पर इन टोटल उनको मनी सप्लाई पता है कि कितने कितने अमाउंट के नोट हम प्रिंट कर चुके हैं। इट enables द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन, एक्चुअली गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सुपरविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू ऑफ नोट्स पर, क्योंकि उनको पता है कि मैं किसी भी टाइम आरबीआई से पूछूं, सेंट्रल बैंक से पूछूं, वो हमें पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि कितने नोट सर्कुलेशन में। इट इंश्योर्स द पब्लिक फेथ, पब्लिक का फेथ बना रहता है इन द करेंसी सिस्टम। विश्वास हमारा इसीलिए है ना, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ एक के पास ही अथॉरिटी है, अगर सारे बैंक्स के पास अथॉरिटी हो गई ना बच्चों, तो मुझे तो लगता है घर घर में भी नोट प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे फिर तो। ठीक है, भावन क्या बोला मैंने लास्ट बेटा, नहीं नहीं किस पॉइंट पर मैंने ये बात करी, मैं छुपा चुकी हूँ उसको, आप बताइए, नहीं क्या था वो, सामने भी तो देखना होता है अगर बुक नहीं लाए होते, बताओ। इसका पॉइंटर क्या था जिस पर मैंने बॉक्स बनाया, हाँ वो करण बता रहे हैं तेरे को बेटा, पब्लिक कुछ था, उसको पब्लिक ही याद रह गया करण। हाँ वो तो आपके सामने तो बुक खुली है ना बेटा, नहीं तो झांक लिया होगा आपने। पब्लिक फेथ के ऊपर चल रही थी ये बात, बुक नहीं लाए हो तो सामने देखो। ठीक है, तो पब्लिक का फेथ बना रहता है करेंसी सिस्टम में। लास्ट पॉइंट नहीं था ये सेकंड लास्ट था। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। आपको पता है कई बार ना बच्चे, तुमको बचपन में कभी ऐसा लगता भी होगा कि यार हमारा देश गरीब क्यों है, सेंट्रल बैंक और करेंसी नोट्स प्रिंट कर लेना, हम भी अमीर हो जाएंगे। हैं, ये तो अब जाके थोड़ा दिमाग चला होगा ना, बचपन में लगता नहीं था कि जब नोट प्रिंट ही सेंट्रल बैंक ने करने हैं तो हमारी कंट्री भी अमीर बन सकती है, क्यों अच्छा बचपन में ही पूछ लिया था, हाँ तो बता दिया होगा। अदरवाइज सिर्फ इन्फ्लेशन वाली बात नहीं है, और भी रीजन है, बताओ।
उसके सिनोनिम बोले जा रहे हैं सब। नहीं, एक ही चीज के सिनोनिम बोल रहे हैं। सिनोनिम पता है क्या होता है? क्या? अपोजिट, ऑपोजिट नहीं, अपोजिट प्रोनाउंसिएशन है, हैं? हाय रब्बा, भाई प्लीज इसकी इंग्लिश की ट्यूशन लगवाओ पहले। ठीक है बच्चों, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी की अगर हम बात करें, अभी मैं जब फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर कराऊंगी ना बच्चों, तो तब भी मैं आपको ये बात बोलूंगी, बताऊंगी। एवं ही हम कोई करेंसी नोट्स प्रिंट नहीं कर लेते, कुछ बेस होता है। युवराज कुछ बेस और बताया था पापा ने? हाँ, जितना सोना होता है कंट्री पे उतना ही ऐसा होता है, जितना सोना होता है ऐसे 10 कुछ होता है। एक मिनट, पार्थ क्या बोल रहा है? फॉरेन एक्सचेंज, हाँ, नहीं नहीं, उसकी वैल्यू डिसाइड करते टाइम, मतलब अब आपको कैसे पता है कि $1 इस टाइम पर 82 83 का चल रहा है? सारा टाइम मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ा जाता, सारा सारा टाइम मार्केट पे नहीं छोड़ा जाता बेटा। कौन डिसाइड करता है? हमेशा। हाँ, बस तेरा प्यो भी कहता है बेटा कितना कर दो। बताओ, हाँ बता, तू बता। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, आप रहने दीजिए, आपको माइक दे दूं मैं, सारी दुनिया हैरान हो जाएगी आपकी बात पे। इतना सही इंसान है वो, हाँ, हाँ। हाँ, चलो देखो, सुनो अब ध्यान से। कोई भी फॉरेन करेंसी का रेट डिसाइड करने में 3 सिस्टम्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, जब दूसरी कंट्रीज के साथ बैठकर हम डिसाइड करते हैं, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, जब ऑफिशियली बैठकर ये डिसाइड होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसमें क्या डिस्कशन चलती होगी, मतलब किस बेसिस पर ये बताया जाता है कि भैया 1 दिरहम इतने का होगा, $1 इतने का? नहीं, रिसोर्सेज वाली बात करूं तो आपने एक रिसोर्स का एग्जांपल दे दिया था। तो देयर आर सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स बच्चों, जिसको बेस लेकर ये डिसाइड किया जाता है कि भैया तेरे पास ये कितना है। और लिटरली ये पूछा जाता है कि आप बताओ, आप अगर सोने को बेस लेना है, आपके पास कितना सोना है, हमारे पास कितना सोना है, घर घर में कितना है, उस चीज से कंसर्न नहीं है। इन टोटल तो पता है ना गवर्नमेंट को कि हमारी इकोनॉमी में इतना सोना है। ठीक है, लोगों ने छुपा लिया वो बात अलग है, पर इन टोटल पता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब क्या बैठकर जेन्युइनली दुबई के साथ गोल्ड को एज बेस लिया जाएगा? इंडियन गवर्नमेंट कोई भी नहीं लेता होगा, क्योंकि हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तेल को भी नहीं लेंगे वो लोग। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कोई भी प्रेशियस मेटल हो सकती है, या किसी और दूसरी कंट्री की करेंसी को भी एज बेस लिया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास आप कितना, आपकी कंट्री, अगर आप सिल्वर के रिगार्डिंग एक दूसरे का रेट सेट कर रहे थे, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर सिल्वर थोड़ा बढ़ जाए, तो नेक्स्ट ईयर फिर उसका रेट बढ़ा देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, अगर इंडिया में सिल्वर बढ़ गया और सिल्वर को बेस लिया गया, तो फॉर एग्जाम्पल $1 82 का था, सब चुप रहेंगे। सिल्वर अब इस टाइम पर इंडिया में बढ़ गया, पिछले साल जितना था उसके कंपैरेटिवली बढ़ गया, तो $1 82 का आ रहा था, तो अब $1, एक सेकेंड सब चुप रहेंगे, अंश, $1 82 से कम में आएगा या ज्यादा में आएगा? $82 से कम हो जाएगी वैल्यू $1 की, भावन, मतलब 80 हो जाएगा या 79 हो जाएगा? करण, सिल्वर का रेट नहीं बेटा, हे राम, ये तो किसी और वर्ल्ड में।
सिल्वर की क्वांटिटी इंडिया में बढ़ गई पिछले साल के कंपैरेटिवली, इस साल ज्यादा हो गई, तो 82 से कम हो जाएगा रेट। गौरिका बताओ, हरजस, पुष्कर, पुलकित, कम होगी, पुष्कर जल्दी बोल, द्विति, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रहे हैं, मतलब 82 से ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा हमें। याशना बढ़ जाएगी, हरजस, पुलकित, पुष्कर ने क्या रिप्लाई किया, कम होगी, कम है आपका रिप्लाई, आरव बढ़ जाएगी, गौरिका, पार्थ है, हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बताओ, नहीं पता है, मैं ज्यादा वाले हाथ खड़े करो जरा, नहीं ज्यादा वाले देख लिए ना, नहीं ज्यादा वाले पता चल गए ना, बस हमें, चलो कम होएगी वैल्यू, इंडिया में ग्रोथ हो गई बच्चों, तो अब हमें $1 के बदले में अगर हम पहले 82 रुपीज देते थे, तो मतलब इंडिया की वैल्यू बढ़ गई ना डोमेस्टिक करेंसी की, वैल्यू नहीं बच्चा, क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की, अगर पहले हमारे पास 10,000 टन था, अब वो हो गया 50,000 टन, क्वांटिटी बोला था मैंने कहा सिल्वर का क्वांटिटी बढ़ गई अगर इंडिया का, ठीक है, तो 82 की जगह कम देना पड़ेगा, प्राइस तो करेंसी का बोला है मैंने, रेट 80, 79, चल चल, हाँ, गोल्ड सिल्वर, बेटा ऐसा है, ये जितने भी आपने कभी सुना होगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये भी एक काम है, धंधा है ये भी, जब किसी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको खरीद लिया जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है थोड़े टाइम बाद उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर उसको बेच दिया, जैसे शेयर्स की सेल परचेज है, सेम मैनर में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है। काम पढ़ाई से रिलेटेड तो पूछ सकते, पूछो क्या कह रहे हो, मत पूछ तू। हाँ मुझे क्या पता, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, हाँ हाँ जी, नहीं कईयों के साथ कॉमन भी होता है, कईयों के साथ किसी और कंट्री की करेंसी को भी बेस ले लेते हैं ना, हाँ हाँ, तो उनके साथ गोल्ड नहीं लेते ना बेटा बेस, गूगल गूगल, अब देखो सेकंड पॉइंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक हमने करा इशू, करेंसी इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास है, बैंकर टू द गवर्नमेंट पर अगर हम आए, तो मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट के सारे काम कौन करेगा जेन्युइनली, क्या प्राइम मिनिस्टर उतर के मेरे पंजाब एंड सिंध बैंक में आएगा, यूबीआई में जाएगा, देखिए कभी गाड़ी आ रही है, यहाँ पूरा कारवा चल रहा है भैया, है ठीक है, सीएम भी नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है, बहुत सारी हैं, लेडीज है, लेडी बोलेगा बेटा उसको, हाँ लेडीज नहीं बोलते, ठीक है, अब क्या है कि गवर्नमेंट का अकाउंट भी तो आरबीआई में खुलेगा ना बच्चों, क्या पब्लिक आरबीआई में अकाउंट खोल सकती है, पब्लिक डीलिंग है आरबीआई में, किसी का अकाउंट नहीं खुला हुआ आरबीआई में, कभी ट्राई भी नहीं करा आप लोगों ने, खोल ही नहीं सकते एक्चुअली, तो ट्राई क्या करोगे, ठीक है, तो आरबीआई में, हाँ हाँ ठीक है, तो आप चोरी कराना,
देखो गवर्नमेंट का बैंकर भी है ये, गवर्नमेंट का एजेंट भी है, एजेंसी सर्विसेज। भाई किसी को तुमने कुछ, जैसे एजेंसी सर्विसेज में लॉकर फैसिलिटी पब्लिक को दी जाती है, ऐसे गवर्नमेंट को भी दी जाती है। एज एन एजेंट गवर्नमेंट के बिल्स पे करना, गवर्नमेंट की कोई पेमेंट्स कलेक्ट करना, वो सारे काम भी हम कौन करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर? सेंट्रल बैंक करेगा, आरबीआई करेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर, ये तो आपको पता ही है, सारी फाइनेंस से रिलेटेड जो सलाह मशवरा है वो कौन किससे करेंगे? जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज हैं, वो आरबीआई के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एज अ बैंकर क्या करता है ये? इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट। गवर्नमेंट का करंट अकाउंट खुलेगा बच्चों। गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से, ठीक है, टू कीप देयर कैश बैलेंसेस। गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिसिप्ट्स एक्सेप्ट करना, पेमेंट्स करना, ठीक है, कौन करेगा? ऑब्वियसली आरबीआई करेगा। सारे एक्सचेंजेस, रेमिटेंसेस, कहाँ क्या पैसा जाना है और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक है बच्चों, इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है फॉर टेम्परेरी पीरियड्स। नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम लोन्स एंड एडवांसेस टेम्परेरी पीरियड्स के लिए। पता है किसी को इस टेम्परेरी पीरियड के लिए गवर्नमेंट को आरबीआई कैसे हेल्प करता है? किसी को? नहीं, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज नहीं बच्चा। हाँ, नहीं 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 नहीं, उनका सैलरी का चेक आरबीआई का चेक आता है, पर उनको डालना किसी नॉर्मल कमर्शियल बैंक में पड़ता है। उनकी पेमेंट आरबीआई से निकल के उनके, हाँ ऑब्वियसली वो तो है ही। हाँ ठीक है, अब देखो टेम्परेरी पीरियड्स की अगर हम बात करें, इसमें ना वैसे आगे ही लिखा हुआ आंसर ट्रेजरी बिल्स होते हैं। सुना है कभी ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? पार्थ पढ़ा कभी ट्रेजरी बिल्स? शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये। इंस्ट्रूमेंट वो नहीं है तुम्हारा गिटार और तबला समथिंग। इंस्ट्रूमेंट मीन्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये इसका कितना है टाइम ड्यूरेशन बच्चों? 1 ईयर से कम का टाइम ड्यूरेशन है, और ये इशू होता है एट डिस्काउंट, एंड इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसको इसलिए इसको ट्रेजरी बिल को ना बच्चों जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब और इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000 रुपीज। मतलब मिनिमम एक ट्रेजरी बिल 25,000 रुपए का होगा। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, प्राइम मिनिस्टर खुद उतर कर आएगा पब्लिक से कि प्लीज थोड़ा पैसा देना, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए चाहिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए दे दो। कौन करेगा उसके बिहाफ पर? ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कैसे हेल्प करता है? जैसे जिस टाइप के शेयर्स होते हैं ना बच्चों, वैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ये डॉक्यूमेंट है। एक एडवर्टीजमेंट करती जाती है कि भैया हम ट्रेजरी बिल्स निकाल रहे हैं। तो पता है सबको, शुरू से पता है कि 25,000 का मिनिमम है। किसी ने 2 लेने हैं तो 50,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, बट 50,000 नहीं देने पड़ते। मैंने क्या बोला? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता इसके ऊपर, नो इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट नहीं देगी गवर्नमेंट तो फिर लोग बावरे हुए जा रहे हैं जो इसको खरीदेंगे। लोगों से लोन लेगी गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल बैंक, तो लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट भी तो देना पड़ेगा ना तसल्ली के लिए कि भैया आपका पैसा वापस आ जाएगा। मैंने ही 50,000 के ले लिए, 2 ले लिए, ठीक है, पर मैं 50,000 नहीं दूंगी। वो इशू करते हैं डिस्काउंट पर, मतलब वो मेरे से शायद 21,000 लेंगे और मुझे रिडीम क्या करेंगे, मुझे रीपेमेंट जब करेंगे ना विद इन 1 ईयर, तो वो मेरे को पूरे 25,000 मिलेंगे। और अगर मैंने 2 ले लिए तो इसका मतलब मेरे को उनको 42,000 देना है, पर मेरे को विद इन 1 ईयर कितना रिटर्न आएगा? 50,000। ठीक है, तो इशूड एट डिस्काउंट होते हैं, रिडीमेबल एट पार होते हैं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती है, इसलिए इनको जीरो कूपन मतलब 0% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के नाम पर कुछ नहीं है, बस ये जो गैप है ना डिस्काउंट का और पार पर रिडीम होने का, इस गैप को ही हम एज फायदा समझते हैं। तभी पब्लिक मरी जाती है लिटरली कि ट्रेजरी बिल्स निकले और हम परचेज कर लें, क्योंकि यहाँ पर पैसा सबसे ज्यादा सेफ है और विद इन 1 ईयर हम 8,000 रुपए कमा लेंगे अगर मैंने
2 भी खरीद लिए, तो लोग बहुत सारे खरीदते हैं। ठीक है बच्चों, तो गवर्नमेंट की टेम्परेरी टाइम पीरियड्स के लिए, हेल्प के लिए भी कौन काम, गवर्नमेंट ऑब्वियसली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इन सबसे थोड़ी ना मांगेगी, वो तो आरबीआई से मांगेगी लोन। ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट भी थोड़े टाइम पीरियड की होगी, ये नहीं कि भैया कई सालों की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद एज एन एजेंट, तीन तीन बातें करी थी हमने, बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो बैंकर हमने ये कर लिया। एज एन एजेंट क्या काम होता है? द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। ठीक है, पब्लिक को जो लोन दिया गया उसको कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट लोन देती है ना, किसानों को लोन दे दिया, इसको लोन दे दिया, माफ भी हो जाते हैं, फिर कई बार वेव ऑफ हो जाता है कि नहीं पे, आपको रिफंड नहीं करना। ठीक है, तो ये पब्लिक डेट कौन हैंडल करेगा? आरबीआई हैंडल करेगा, सेंट्रल बैंक हैंडल करेगा। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, कब इकोनॉमी में द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। सलाह मशवरा ऑब्वियसली गवर्नमेंट किससे करेगी? सेंट्रल बैंक से करेगी। ठीक है, इसके बाद ये सेकेंड फंक्शन था। थर्ड फंक्शन, बैंकर्स का बैंक है और सुपरवाइजर है। सुपरविजन इस तरीके से कि कोई नया बैंक खुलना है, कोई नया बैंक मतलब लाइक मर्जर हो रहा है, होना है। पीछे आपने सुना होगा शायद, ये हमारे पास वाली पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच जेकेपीएस में जो पंजाब एंड सिंध है उसके साथ मर्ज होने की कहानियां चल रही थी। ठीक है, हुआ नहीं ऑल दो। ठीक है, स्पेशली कोविड के आसपास ये चीज चल रही थी कि उन लोगों को अपना कॉस्ट रिड्यूस करना था इस वजह से। ठीक है, तो बैंकर्स बैंक, देयर आर अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री, देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। Being the apex bank, the central bank acts as the banker to other banks. In this case, it bears the same relationship with commercial bank as the latter maintains with the general public. सब चुप रहेंगे? केशव मूंगा, ये लैटर किसको बता रहा है? इंडिकेट कर। सुहानी, मतलब उन्होंने बोला ना कि दैट रिलेशन विच द लैटर मेंटेन्स विद द जनरल पब्लिक। अंश, आरव, सेंट्रल बैंक, भावन, आरबीआई है, सेंट्रल बैंक। पावनी, सेंट्रल बैंक। संचित, स्माइली, एक मिनट, भाई एक बार जो आंसर हो गया सो हो गया, यू कांट चेंज। हरजस, सेंट्रल बैंक। याचना, द्विती, सेंट्रल बैंक। पुष्कर, आरव, बता दिया तूने क्या बोला? आरबीआई सेंट्रल बैंक है आपका। अदर बैंक्स, पर्टिकुलर टर्म बोलो ना बेटा। कमर्शियल बैंक। यार तुम लोगों ने इंग्लिश में लेटर एंड फॉर्मर नहीं पढ़ा क्या? फॉर्मर होता है पहले वाला, लेटर होता है बाद वाला। तो इट बियर्स, वही तो इंग्लिश पढ़ो भाई। इट बियर्स द सेम रिलेशनशिप। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर central bank. Central bank bears the same relationship with commercial banks as the latter, मतलब commercial banks maintain with the general public. तो letter stands for commercial banks. मैंने आपको ये बात बोली भी थी अभी कि जो रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक के साथ है, हम अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, वही सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक्स का सेंट्रल बैंक के साथ है। क्योंकि ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक भी अपने एक्सेस सरप्लस फंड्स को सेंट्रल बैंक में जमा कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर आरबीआई, सेंट्रल बैंक मतलब बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर दो इन्होंने बोले थे ऊपर, एक क्या बोला था कि बैंकर्स बैंक है और दूसरा बोला था सुपरवाइजर है। तो बैंकर्स बैंक की के रूप में या उस कह सकते हैं ना कि उस रोल में
वो क्या क्या करता है, ठीक है, 3 कैपेसिटीज वो करता है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, CRR बताया था मैंने आपको पहले भी। LRR में एक थी हमारी रेशो क्या बच्चों, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, दूसरी थी CRR। Commercial banks are required to keep a certain proportion of their deposits known as cash reserve ratio by beta as security deposit with the central bank। जैसे मैंने आपको बोला था कि टेनेंट भी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराते हैं ना, तो इनको भी कराना पड़ता है विद द सेंट्रल बैंक। इन दिस वे सेंट्रल बैंक्स एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, उनको संभाल के रखता है ना फिर, ठीक है। सेंट्रल बैंक भी क्या फिर मतलब उस पैसे को यूज करता है, हाँ करता है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देने के लिए वो यूज करता है, हाँ। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। किसी कमर्शियल बैंक, पहले क्या करते हैं बैंक्स, जब उन लोगों को एकदम से कोई बंदा अपनी 10 करोड़ की FD तुड़वाने आ गया, ब्रांच में उतना कैश नहीं पड़ा, वो लोग क्या करते हैं, पहले अपनी नियर बाय ब्रांचेस, नियर बाय अदर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को अप्रोच करते हैं कि भाई कैश पड़ा है इतना, नहीं पड़ा जी, इधर पूछा उधर पूछा, नहीं पड़ा। फाइनली लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन है, मतलब वो RBI, वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करेगा। सेंट्रल बैंक भी एवं नहीं देगा, उनसे कुछ ना कुछ मोर्टगेज कराएगा, ये भी बात है, ठीक है। तो लेंडर ऑफ द व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी स्पेशली दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस as lender of the last resort. Central bank assist these banks through discounting of approved securities, मतलब उनके पास ऑलरेडी अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई भी शेयर्स पड़े हैं उसको डिस्काउंट कर देते हैं कि भैया, जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ चेक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको अकाउंटेंसी में कराया हुआ है, उस टाइप से ये लोग उसको डिस्काउंट कर देते हैं, मतलब कुछ थोड़ा सा पैसा काट के बाकी पैसे दे देते हैं। कहते हैं आपके पास दुनिया के पड़े होंगे ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपके पास पड़े होंगे दुनिया के शेयर्स, आप रिलायंस के शेयर्स दे दो, इस टाइम पर मार्केट रेट इतना चल रहा है, इतना काट कर हम आपको बाकी दे देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लियरिंग हाउस, हर बैंक की सारी ट्रांजेक्शन्स रूट थ्रू, ठीक है, सारे बैंक्स की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ कैसे होती है, ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक के थ्रू, रूट थ्रू होती है। सेंट्रल बैंक उनका क्लियरिंग हाउस का रोल प्ले करता है, ठीक है। सारे कैश रिजर्व्स, और कई बार क्या है कि एक बैंक को कभी दूसरे बैंक से भी लेना होता है ना बच्चों पैसा, हो सकता है ना ऐसा, है ना, एक बैंक को दूसरे बैंक से भी लेना है पैसा, तो वो बैंक ना सेंट्रल बैंक को कॉल करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन दे देगा मेरे अकाउंट से डेबिट कर लो, ठीक है, निकाल लो और इस फलाने बैंक के अकाउंट में डाल दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो सभी बैंक्स के अकाउंट क्योंकि वहां पर खुला होना मैंडेटरी भी है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। Therefore, the central bank can easily settle the claims of various commercial banks, ठीक है, various युवराज लियो, various commercial banks against each other by making debit, बोल देना बेटा, by making debit and credit entries in their accounts. Record. हाँ जी, एक मिनट रुको। एज अ सुपरवाइजर क्या रोल प्ले करता है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक्स को। द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, लाइसेंस देना है, ब्रांच की एक्सपेंशन देनी है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स करनी है, मैनेजमेंट करनी है, मर्जर करना है, ठीक है, और वाइंड अप करना है, ये सारे काम इन। और पीरियोडिक इंस्पेक्शन, मतलब हर थोड़े टाइम बाद आप देखते हो बैंकों की क्लोजिंग है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली कौन उसको कंट्रोल करेगा, कौन वो क्लोजिंग वाले पार्ट को देखेगा, वो सेंट्रल बैंक देखेगा, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।